हेलो क्लास 10 बोर्ड एस्पिरेंट्स, मैं मुकेश बीइंग एसडीके से आज मैं आपको सैंपल पेपर कराने जा रहा हूं जो आने वाले बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। पिछले कई सालों से देखा है हमने कि जब भी सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, अगर बच्चा उसकी प्रैक्टिस करके जाए तो वो हाई स्कोरर बन सकता है। इस बार बोर्ड पेपर के कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है जो हमें इंस्ट्रक्शंस में देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। देखिए, आपका जो क्लास 10th का पेपर है वो टोटल 3 घंटे का होने जा रहा है, मैक्सिमम 80 मार्क्स का है। क्वेश्चन जो है टोटल 38 क्वेश्चन है आपके, जो कि 5 सेक्शन ए बी सी डी और ई सेक्शन में बटे हुए हैं। जो ए सेक्शन है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और इनमें 2 असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है। जो सेक्शन बी है वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसमें 21 से लेकर 25 जो क्वेश्चन नंबर है वो उसके अंतर्गत आते हैं। 26 से 31 नंबर के जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद 32 टू 35 सेक्शन डी जो है वो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके अलावा 36, 37 और 38 3 क्वेश्चन जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन ई के। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी के जो 7 क्वेश्चन है उसे करेंगे। होप कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आपके बोर्ड एग्जाम को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if a equals to 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power x, b equals to 2 raised to the power 2 into 3 into 5 and c equals to 2 raised to the power 2 into 3 into 7 and LCM is 3780, then x equals to what? आपके पास 4 ऑप्शन है, equals to 1, 2, 3 और 0। देखिए, जब LCM दिया होता है तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पे 3 नंबर है a, ठीक है, a बराबर हमारे पास है 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर x, b जो है हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और c इक्वल्स टू है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अगर आप देखेंगे तो इनका एलसीएम है, एलसीएम जो है अगर देखा जाए तो 2 रेज टू द पावर 2 a, b और c तीनों के पास ही है और हाईएस्ट पावर है। तो अगर हम एलसीएम के लिए जाएंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर x, यहाँ पे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है, चाहे कॉमन नंबर हो चाहे नॉन कॉमन नंबर हो, इसलिए हम 3 की पावर x लेंगे क्योंकि x 1 भी हो सकता है, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। इनटू हुआ 5 हमारा b के पास आ रहा है और c में हमारा 7 आ रहा है और एलसीएम क्वेश्चन में दिया रखा है आपको 3780। अगर देखा जाए तो 2 2 जा 4, 5 जा 70, 7 जा 240, 3780 अपॉन जो है 270 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 7 140, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 140। ये आपके पास है 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 28, 9 बचा और 14 7 जा। अगर देखा जाए तो 3 to the power x equals to 27 बचा है। 27 का मतलब है 3 to the power x equals to 3 to the power 3, x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, इक्वेटिंग द पावर। x की वैल्यू 3 हो गई, तो x की वैल्यू जो 3 है यहाँ सॉल्यूशन में दे रखा है, ऑप्शन 3 एक करेक्ट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 and 3। बच्चों ध्यान रखिए, सपोज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब पॉइंट हमारा लाई कर रहा होगा कुछ यहाँ पे 2 और 3। जब हम कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब है ये वाली दूरी जो x पे है, यानी 2 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछता तो ये y वाली होती, ऐसे y की 3 होता, तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी अगर आपसे y एक्सिस पूछे तो x वाली वैल्यू लिख दीजिए और x वाली पूछे तो y वाली वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द लाइन 3x plus 2ky equals to 2 and 2x
प्लस 5y इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल। दो लाइनें जब पैरेलल होंगी, सपोज करें हमारे पास था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो हमारी पैरेलल लाइन तब होती है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। अब यहाँ पर पूछा है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब यदि हम कह दें कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए a1 की जगह हमारे पास 3 है यहाँ से, और a2 जगह 2 है, डज नॉट इक्वल टू कर दें हम 2k, और y में यहाँ पे है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया, 2 यहाँ आ जाएगा, k की वैल्यू आपके आगे 5 ऊपर चला गया 15, और 2 नीचे चला गया 4। इस तरीके से अगर k की वैल्यू 15/4 अगर ना हो तो जो हमारी लाइन है कभी भी पैरेलल नहीं होगी। तो ऑप्शन जो बी है हमारा, डज नॉट इक्वल टू 15/4 इज द राइट चॉइस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle if BC 7, CD 4 and AD 3, then the length of this। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी ले लेते हैं रैंडम, बिल्कुल ये नहीं बताया। जब सर्कमस्क्राइब का मतलब है सर्कल इज इनसाइड द या एंड टचेस द 4 पॉइंट एग्जैक्टली। क्वाड्रिलेटरल हम कह रहे ए बी सी और डी है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है जो सर्कल है, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और चारों साइड एक एक पॉइंट पे टच होते हैं, टेंजेंट वाली सिचुएशन बनती है। इस केस में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है तो इसका मतलब है BC बराबर अपोजिट साइड का सम हमेशा अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। यूनिवर्सल है बच्चों, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है अगर वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसी सर्कल को, तो ये तय है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होना ही चाहिए, तभी वो सर्कमस्क्राइब करेगा किसी सर्कल को। इस केस में यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पे BC की वैल्यू 7 है, CD की वैल्यू 4 है, और AB की वैल्यू जो है वो 3 है। हमसे पूछा है कि D की लेंथ क्या होगी। डेफिनेटली देखिए 3 + 4 7, मैं कुछ गड़बड़ कर दी, 7, हाँ ठीक है, 4 है, क्लियर है, और AD की वैल्यू 3 है, सॉरी 3। ये कुछ ऐसा है, अपोजिट साइड AD BC का सम है AB और BC के बराबर होना चाहिए। अगर एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, केवल तभी सर्कमस्क्राइब होगा। इस केस में अपोजिट साइड आपने देखा तो BC की वैल्यू 3 है, ठीक है, यहाँ पे BC की वैल्यू, हाँ जो AB है BC इज 7, सॉरी BC is 7, CD is 4, ठीक है, और AD सॉरी AD हमारे पास है 3 और AB हमारा मिसिंग है। तो अगर देखें तो ये दोनों का सम हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, AB की वैल्यू 6 है, दैट इज अवर C ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ आंसर दे भी रखा है AB + CD AD + BC, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec θ + tan θ = x, then what is the value of sec θ - tan θ? ऑप्शन है हमारे पे ax, b x², c 2/x and d 1/x। देखो बच्चों, आपको फार्मूला पता है, सॉल्यूशन यहाँ पे भी है लेकिन हम फार्मूले से करते हैं। तो हमें पता था कि if 1 + tan² θ = sec² θ, है ना। अगर हम tan को उधर ट्रांसफर कर दें यानी राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा sec² θ - tan² θ, और अगर ऐसा है तो 1 = होगा sec θ - tan θ और sec θ + tan θ के, ठीक है। हमें क्या पूछा है, sec θ - tan θ की वैल्यू। इसका मतलब है कि 1/sec θ प्लस tan θ इक्वल होगा आपका sec θ - tan θ के, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1/x, यही तो गिवन था यहाँ पे, sec θ - tan θ के। इस तरह से अगर देखें आप
तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/x होगी, यानी ऑप्शन जो डी है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर अवेलेबल हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, पर हाईएस्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर से ज्यादा पावर वाली ना हो। तो अगर देखें तो पहली इक्वेशन को देखिए बच्चों, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो डेफिनेटली जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर की टर्म ऑप्शन ए में बच रही है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 3x और यहाँ पे 3x है माइनस का होल स्क्वायर हो रहा है और इंटू -1 हो रहा है। इस हिसाब से देखें तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 9x स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 9x स्क्वायर बन जाएगा। यानी दोबारा से समझिए, अगर मैं a माइनस बी के फार्मूले से -3x का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 9x स्क्वायर आएगा। प्लस 9x स्क्वायर इस माइनस के साइन से क्या हो जाएगा? माइनस का 9x स्क्वायर, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो भी 8x स्क्वायर, ओ सॉरी 10x स्क्वायर हमारा बचेगा। इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इस वाले में देखिए तो यहाँ पे x क्यूब का टर्म है एक और माइनस एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 1 का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसका मतलब है कि x क्यूब इधर भी आएगा जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी x क्यूब पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन जो प्लस 3ab यानी जो आपका जब ओपन करते हैं a प्लस बी से तो क्या बनेगा? प्लस 3x स्क्वायर, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे 4x स्क्वायर। यानी जो ऑप्शन सी है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। जब डी की तरफ मूव करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर जो कि एक पॉजिटिव आएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है और दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि दैट डी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका आंसर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below is the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 each intersecting in such a way that the chord formed by the joining the point of intersection of two circles is also the length 1 centimeter। इन्होंने कहा दिए गए पिक्चर में ओलंपिक रिंग्स हैं जिनका 1-1 सेंटीमीटर का रेडियस है, और जो कॉर्ड जब रिंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी पॉइंट पे जैसे दिखाया है, ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो देखिए कॉर्ड जो है उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने कहा कि टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन्स assuming thickness of the rings is negligible। बताइए कि जो ये हमारे डॉटेड रीजन है इनका टोटल जो एरिया है वो क्या होगा अगर हम मान लें कि रिंग नहीं है। बच्चों सबसे पहले तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। देखो जब एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, ठीक है, तो इस एरिया को सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये एक माइनर सेगमेंट है, ये सेंटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब एंगल कितना होगा? 60। क्लियर है? अब जब एंगल 60 है तो आपका एक जो है फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो जरा यहां देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका क्या होगा? रूट जो है, एक बार मैं भी देख ही लेता हूं बच्चों थोड़ा सा, रूट 3/4, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रूट 3/4 आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे यह साइड का स्क्वायर हम कहते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों हमारे पास? थीटा है हमारे पे
60 डिग्री, क्योंकि 60 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 360 पाई, पाई की फॉर्म में ही आंसर है हमारे। आर की वैल्यू हमारे पे 1 थी, -√3/4 आर की वैल्यू 1। अगर देखा जाए तो क्या आ गया, पाई/6 -√3/4 आ गया। एक तो ये हो गया। अब बच्चों देखें, तो जब आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पार्ट तो ये है और एक सर्कल ऐसे ही घूमेगा, यानी कुल मिला के देखें एक सर्कल का ये भी तो बनेगा। कुल मिला के सेक्टर, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो सेक्टर बन रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं, माइनर 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, टोटल हमारे पे 8 सेगमेंट बन रहे हैं इंटरसेक्टिंग, और सभी के अंदर जो एरिया है वो पाई/6 -√3/4 है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पे ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी में 8 × पाई/6 -√3/4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 के केस में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। A pair of dice tossed, the probability of not getting sum of 8 is। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, जब पेयर जो है डाइस का यानी है, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एक 36 आउटकम आर देयर। याद है सैंपल स्पेस कितना होगा? 36 होगा। इसका मतलब है जब एक डाइस, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं उसके अलग अलग फेस पे, तो इसका मतलब है कि टोटल कॉम्बिनेशन देखे तो 1 1 1 2 1 3 से लेकर अप टू 6 तक जाएगा, 36 होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पूछा है नॉट गेटिंग अ सम ऑफ 8, तो अगर हम गेटिंग अ सम ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी चेक करें तो वो कितनी होगी? देखो 1 से 6 तक का सम 7 नहीं आता, इसका मतलब आएगा एक तो 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। केवल ये जो कॉम्बिनेशन है डाइस के आउटकम्स के, केवल वो टोटल 8 देंगे। और ऐसे कितने हैं ये? 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5/36 is the probability of getting a total 8 when we dice, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं या पेयर ऑफ डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं। तो बेटा इसका मतलब अगर हम 1 माइनस कर दें देन वी विल गेट अवर आंसर, दैट इज 36 - 5/36, that is 31/36। This is our probability required। यानी अगर हमें पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने पर टोटल 8 नहीं चाहिए तो ऐसे 31 चांसेस हैं, दैट मीन्स 31/36 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन दिस केस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इफ 2 sin 5x = √3 वेयर x 0 से अबव है और लेस देन 90 है, इक्वल भी हो सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली 2 sin 5x = आप पे √3 दे रखा है, दैट इज sin 5x = √3/2। और sin √3/2 कब होता है? sin 60 की वैल्यू होती है, दैट इज sin 5x बराबर sin 60 डिग्री, दैट इज 5x = 60 डिग्री, दैट इज x = 12 डिग्री is our required answer। इनको ऑप्शन बी is a correct answer कि 2 sin 5x = √3 means sin 5x = √3/2 and that is sin 5x = sin 60। sin से sin कैंसिल हुआ, 5x की वैल्यू 60 आ गई और x की वैल्यू 12 आ गई। इस तरीके से ऑप्शन बी is a correct option for us। Next question, the sum of two numbers is 12 15 and their SCF is 81। Find the possible pair of such numbers are 2 3 4 और 5। दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 12 15 है, उनका SCF 81 है। डेफिनेटली बच्चों यहाँ देखना होता है कि लेट नंबर्स आर, अगर SCF 81 है दैट मीन्स कि 81 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू नंबर। ये बात ध्यान रखनी होती है कि अगर दो नंबर हैं और
HCF उनके लिए 81 है, इसका मतलब है दोनों ही नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो 81 होगा, यानी दोनों ही नंबर 81 से डिविजिबल होंगे। इसलिए जो नंबर हम सपोज करेंगे वो है 81x और 81y। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों ही नंबर। दूसरी बात ये ध्यान रखनी होती है कि इन्होंने कहा कि 81x प्लस 81 जो y है, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर, ये हमारा 12 15 है, ठीक है, क्लियर समझ में आया? 81 इसलिए लिया क्योंकि जो नंबर है उनका कॉमन फैक्टर, यानी दोनों ही नंबर 81 से है। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि दोनों नंबर 81 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो ये आएगा 12 15 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। अगर हम कॉमन नंबर 3 से लें तो 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 3 4 जा 12, 0 3 5 जा 15, 3 से गया 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 1 रिमेंडर 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, 9 से कर सकते हैं 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि जो x और y नंबर है वो को प्राइम फॉर्म में होने चाहिए। को प्राइम फॉर्म में ही क्यों? क्योंकि हमने बोला है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों नंबरों का वो 81 है। इसका मतलब जब हम x और y की वैल्यू लेंगे जिनका सम 15 है, इनमें कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और कोई नहीं, अदरवाइज वो उनका जो एचसीएफ है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए ऐसे जो कॉम्बिनेशन है वो हमें क्या मिले 1 and 14, क्योंकि 1 और 14 का कॉमन फैक्टर 1 होता है। जब 2 सब्सटीट्यूट किया x की वैल्यू तो y 13, इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है। 4 जब आप 3 करते हैं तो 12 आता है, और 3 12 के लिए 3 कॉमन फैक्टर, इसलिए 3 12 को हमने नहीं लिया है। 4 और 11 और 7 और 8, केवल ये जो 4 कॉम्बिनेशन हैं, केवल यही ऐसे कॉम्बिनेशन है जो को प्राइम फॉर्म में है, यानी इन x और y की वैल्यू के लिए हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है खाली। इसीलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन में वो फोर्थ आंसर है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। If the area of the base of a right circular cone is 51 centimeter square, its volume is 85 centimeter square, then the height of cone is, हमें क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। एरिया कितना है? पाई। देखो कोन कैसे होता है बच्चों, नीचे सर्कुलर ऊपर टोपी, राइट सर्कुलर कोन कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब है हमें जो एरिया गिवन है पाई आर स्क्वायर गिवन है वो कितना है 51, जबकि जो वॉल्यूम है वो जो कोन का होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कितना है 85 दे रखा है। हम क्या करते हैं जो एरिया ऑफ बेस है दैट इज पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 51 यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे बाय 3 थी, 3 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई 85 अपॉन 51 इंटू 3 इक्वल्स टू एच आ गया, ठीक है, 317 टाइम्स, ठीक है, ये ऐसे कर लें 317 टाइम्स। इसका मतलब h इक्वल्स टू 85/17 एंड ऐसे करेंगे तो ये 5 जा, s की वैल्यू 5 हो गई। कुल मिला के जो 5 ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन 11, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था आपको? एरिया ऑफ बेस दिया था जो कि सर्कुलर बेस होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 51 थी। साथ ही साथ वॉल्यूम गिवन था पे 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपने वैल्यू पुट करी, 3 से ये 17 टाइम्स किया, 17 85 से नीचे गया लेफ्ट साइड में जाके, और 17 से ये 5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गई। 11th क्वेश्चन कंप्लीट होते के साथ ही 12th की तरफ मूव करते हैं। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल देन, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगर हमारे पे इक्वल हैं तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। बच्चों हमारे पे इक्वल रूट तभी होता है जब हम ये कहते हैं कि व्हेन वी आर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac होगी। इसका एक और मतलब है कि b जो है वो स्क्वायर रूट में होगा 4ac के। इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास
जो है 2√AC। अब क्योंकि स्क्वायर रूट में AC है, इसका मतलब है A और C या तो दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता ही आपका स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा और इस हालत में ये इमेजिनरी हो जाएगा। आपके कोर्स में नहीं है स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन इसे एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कुल मिला के यदि A और C हैव द सेम साइन देन ओनली दिस सिचुएशन पॉसिबल। That means कि C and A must have the same sign. Option D is a correct choice. ठीक है, क्वेश्चन 10 क्लियर है। दोबारा से B की वैल्यू 4AC रूट में आ गया यानी 2AC। स्क्वायर रूट में जरूरी है कि A और C का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव हो, बस इतना सा समझ लीजिए आपके कोर्स के हिसाब से। और ये केवल तभी होगा जब A और C दोनों ही या तो नेगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब दोनों ही क्या है, सेम साइन वाले हैं। और ऐसा ऑप्शन आपके पास D है। तो एक पॉलिनोमियल का जो 0 है वो इक्वल केवल तभी होंगे जब C और A दोनों के सेम साइन हो। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट चॉइस देयर। नेक्स्ट है द एरिया of a sector of a circle with a radius 21 centimeter cut off by an arc of length 22 centimeter is। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यहाँ पे देखो, ये हो गया लेंथ और ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है हमें, आर्क लेंथ ये दे रखा है 22 और जो हमारा 21 जो है हमारा रेडियस है। ठीक है, तो ये होता है 1/2 L इंटू आर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा, ये होगा हाफ L और R के, दैट इज 22 इंटू 21। इससे क्या तो 11 आया, 11 से जब 21 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर एंड दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन है वो ऑप्शन सी है। ये हाफ एल आर है, एल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द लेंथ ऑफ रेडियस। इफ मल्टीप्लाई तो एरिया ऑफ सेक्टर इज देयर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर। यहाँ पे देखिए जरा क्वेश्चन में क्या है, अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है, AB 6 सेंटीमीटर, DE 9 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर एंड FD 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा है। तो अगर हमारे दो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो इसका मतलब है कि जो साइड का है दैट इज जो पैरेलल साइड है AB अपॉन DE, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गए BC अपॉन EF, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ऐसे AC अपॉन DF, ये इनके रेशियो सेम होंगे और ये जो रेशियो है वो पेरीमीटर ऑफ दोनों ट्राइंगल के, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF के रेशियो के बराबर होंगे। ठीक है, और क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए यहां देखिए किस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है। अगर देखें तो AB हमें पता है 6 है, ठीक है, हमें DE पता है 9 है, इक्वल टू, अब पेरीमीटर की केस बात करें तो DE पता है हमें, यहाँ पे DE 9 है प्लस EF 6 है प्लस FD 12 है। ठीक है, हमें पता है और हमें क्या मिसिंग है, ABC मिसिंग है। ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अकाउंट देखें तो DEF की हमारी वैल्यू है 9 प्लस 6 प्लस 12, 9 6 15 2 17 10 27, दैट इज 6 into 27 upon 9 equals to perimeter required, perimeter of triangle ABC। देखिए काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, दैट इज ABC का जो पेरीमीटर है वो 18 आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
if the probability of a letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be the vowel is, ये कह रहे हैं अगर हमारा probability of vowel है लेटर मैथमेटिक्स में, वो दे रखा है 2/2x + 1, देन द x की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली बेटा अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी है कितनी, वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, ए ई ए आई। अगर मैथमेटिक्स वर्ड में हम वॉवेल्स काउंट करें तो 4 वॉवेल्स हैं, दैट इज फेवरेबल आउटकम है 4, और टोटल जो लेटर्स हैं यानी अल्फाबेट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारे पास टोटल 11 लेटर हैं और ये हमें किस फॉर्म में दे रखा है? 2x + 1 के फॉर्म में दे रखा है। तो कुछ ये सिचुएशन हमारे पास है। 2 से हमने ये 4 काटा, 2 टाइम्स किया, हम 2x + 1 को ऊपर ले आए, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 11/2, ये ऊपर ले आए, 2 यहाँ नीचे, 11 ऊपर हो गया राइट साइड में, कुछ ऐसा। और इसे अगर देखें तो 1 माइनस में जाएगा, 2x = 11/2 - 1, दैट इज 2x = 9/2। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 11 - 2 इज 9/2, एंड 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू 9/4 आ गई इस सिचुएशन के हिसाब से। और x 9/4 जो है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट चॉइस है, दैट इज 9/4। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट 90 b 9 - 6 c - 90 एंड d - 6 आर द वर्टिसेस ऑफ। देखिए कुछ ऐसा है, इन्होंने पैरेललोग्राम दिया लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? कुछ ऐसा हम एक डायग्राम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। हम 3 का ले लेते हैं, ये हो गया 3 6 9 3 6 9 -3 -6 -9 -3 -6 और -9। देखिए बच्चे सबसे पहले पहला पॉइंट कौन सा है हमारा? 90 है, दैट इज 9 ये रहा, एक्स एक्सिस पे है, ये हो गया 90, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू -6 है, दैट इज कुछ यहाँ पे हो गया ये। x की वैल्यू कितनी है हमारी? 9 - 6, दैट इज यहाँ थोड़ा गलत ले लिया था बच्चों, x की वैल्यू 9 है और ये y की वैल्यू -6 है, दैट इज यहाँ पे हुई, इसके सामने यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू -6 है, ठीक है। और फिर क्या है? -90 है c, -90 यानी यहाँ पे है -90, ये हो गया आपका A, ये B पॉइंट चल रहा है, ये हो गया C, और जो D है वो है -9 -6, दैट -9 -6 कुछ यहाँ पे हो गया, इस पॉइंट पे -9 और -6 है बच्चों, ये D पॉइंट है। अगर आप इन लाइनों को मिला दें, कुछ ऐसा देखें तो कुछ आपको शेप कुछ ऐसे मिल रही है, ठीक है। अगर देखें तो कुछ ऐसे चल रहा है, ये पैरेलल है साइड और ये पैरेलल है। डायग्राम मैंने रफली बनाया है तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो देखो -9 9 6 -6, अगर पॉइंट देखेंगे तो डिस्टेंस जो है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। अगर हम विजुअलाइज करेंगे इस फिगर को प्लॉटिंग पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन, इट कैन कंक्लूडेड इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, नॉट नेसेसरली कि 90 एंगल बन रहा है, इसलिए ये और स्क्वायर रेक्टेंगल या ट्रेपेजियम नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम की शेप है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। मीडियन कितना है हमारा? 20.5 है। नाउ इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज बाय 2 देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट। उन्होंने कहा देखो सपोज करते हैं बच्चे हमारे पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A6 A7 और A8 और A9 है, ठीक है। मीडियन का मतलब है अगर हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो 5th प्लेस का जो आइटम है दैट इज अ मीडियम, यहाँ पे 20.5 है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हम हर बार
दो वैल्यू इंक्रीज करते हैं, दो वैल्यू +2 अगर हम कर भी दें, तो मीडियन में क्या होता है, मीडियन लोकेट द प्लेस वेयर द ऑब्जर्वेशन इज प्लेस्ड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो फिफ्थ वैल्यू है, क्योंकि सारी वैल्यूज को हमने बाय 2 इंक्रीज किया है, इसीलिए जो हमारी फिफ्थ वैल्यू है वो हमारे लिए क्या हो जा रही है, वो हमारा रिजल्ट होगा। अब क्योंकि यहाँ की फिफ्थ वैल्यू में हमने +2 किया है, इंक्रीज किया है, इसलिए हमारा जो मीडियन है वो भी इंक्रीज बाय 2 होगा, दैट इज 20 + 2 22.5। तो इसी तरीके से अगर मीडियन या मॉड के केस में आपका रिजल्ट आता है, अगर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज सभी एलिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन में किए हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपको वही जितना अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज किया है वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, और अभी जो ऑप्शन था हमारा ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। हमें एक सर्कल दे रखा है, एक टेंजेंट दे रखा है टीपी, ओटी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बच्चों, इसके 9 है, ये 41, हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, दैट मींस हाइपोटेन्यूस हो गया, वन साइड हो गया, अदर साइड हो गया, तो हमें क्या है 41 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9 का स्क्वायर प्लस टीपी के स्क्वायर के, दैट इज 41 का स्क्वायर, 41 1 जा 41 कैरे जो है 4 हो गया, 41 2 जा 82 164 168 माइनस 81 हो गया टीपी का स्क्वायर, दैट इज 1600 इक्वल्स टू टीपी स्क्वायर, एंड टीपी की वैल्यू हो गई बच्चों 40, 1640। हमारी जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर आ रही है, यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट चॉइस। दोबारा समझ लेते हैं, इन्होंने हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस सर्कल का 9 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस जो है ये रहा पी और ओ की 41 सेंटीमीटर है, हमें टीपी की वैल्यू पूछी है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है कितना होगा, टी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे राइट एंगल बनता है, इसका मतलब हाइपोटेनस हो गया 41 यानी ओपी, हाइपोटेनस हो गया बेस और परपेंडिकुलर का साइड, तो 40 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है, 20 भी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है, उसे करते हैं। 19 कहता है द नंबर 5 raised to the power n cannot end with a digit 0 where n is a natural number, yes it is true। कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने कंपलसरी हैं, केवल वही 0 से एंड में खत्म होंगे। दोबारा से, एनी नंबर विच in which prime factorization has 2 and 5 as a prime factor can only end with a 0, ठीक है, for their power n। 5 की पावर n में 2 तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक सही assertion है कि 5 के रेज टू द पावर n cannot end with 0। अब रीजन देखते हैं क्यों दिया इन्होंने, a number ends with 0 if its prime factorization contact 2 and 5, वही बात जो डिस्कस की कि एक नंबर तभी केवल 0 पे खत्म होगा अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एज फैक्टर हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और जो असर्शन है वो भी करेक्ट है कि 5 की पावर n 0 तक खत्म नहीं होगा n की किसी भी वैल्यू के लिए, और असर्शन जो रीजन दिया है वो भी सही है। इसका मतलब जो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन होते थे, ए होता था जिसमें असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन लिखे नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन है इफ cos a plus cos square a equals to 1 what is the value of sin square a, प्लस हमें प्रूव करना है कि क्या sin square a प्लस sin की पावर 4a equals to 1 होगा, जबकि sin square a प्लस cos square a की वैल्यू 1 होती है। देखो रीजन क्लियर है, असर्शन चेक कर लेते हैं। असर्शन चेक करने के लिए क्या हुआ, आपको दे रखा है cos a प्लस cos square a equals to 1 है बच्चों, इसका मतलब है कि cos a बराबर हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a के, दैट इज cos a की जगह आप क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर a लिख सकते हो।
एक बात तो है कि आपने रीजन वाला पार्ट यहाँ पे यूज किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब अगर ऐसा है तो जरा देखिए, जब आपके पास था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज़ टू द पावर 4a, तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिखेंगे, कॉस ए, और साइन की पावर 4 है, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर ए, और इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस 4/1, यानी हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट है। और क्योंकि असर्शन का जो कंक्लूजन है हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो कि रीजन से यूज किया है, तो हमारा रीजन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए जो दे रखा होगा, जहाँ पे ए जो है क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 का वो करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी पे आ गए हैं हम। सेक्शन बी 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस है, करते हैं, इनके रीजन देने पड़ेंगे क्योंकि इंटरनल चॉइस भी है कुछ क्वेश्चंस में, हम दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहला है, अगर एपी 8, 10, 12 है 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। यहाँ कह रहे हैं एक एपी है जिसमें 8, 10, 12 करके 3 टर्म है, तो ए कितना हो गया हमारा 8 है। ठीक है, बी और डी कितना है कॉमन डिफरेंस, 10 माइनस 8 इज 2, और टोटल कितने टर्म्स है, एन कितना है 60 है बच्चों। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का मतलब है कि 51 से लेकर 60 तक का हमें सम चाहिए। ठीक है, लास्ट 10 टर्म यही होंगे ना, 51, 52 टू 60, इसके सम चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे हम, पहले A51 निकाल लेते हैं। A51 क्या होगा हमारा, A प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, A कितना है यहाँ पे 8 है, प्लस 50 इंटू 2 दैट इज 108 हो गया हमारा 51 टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 51 टर्म को फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट कर लें, तो हमारे लास्ट 10 टर्म का जो सम है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे फर्स्ट टर्म ट्रीट करें फर्स्ट, तो लास्ट टर्म हमारा जो A60 है ये भी निकाल लें जरा हम, तो ये होगा 8 प्लस 59 दैट इज 60 माइनस 1 इंटू 2, 8 प्लस 1 11 1 2 6, 68 टर्म हमारी कितनी है 126 है लास्ट टर्म, हम इसे लास्ट टर्म मान लें। तो जो हमारे सम ऑफ एन टर्म्स वाले फार्मूले से देखें तो हमारा यहाँ पे एस रिक्वायर्ड सम जो होगा, रिक्वायर्ड सम यानी सम ऑफ लास्ट 10 टर्म होगा वो हमारा होगा n/2 दैट इज 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम 108 ले रहे हैं और लास्ट टर्म हम 126 ले रहे हैं, क्योंकि हमने 51 टर्म से टोटल करना शुरू किया। 51 टर्म हमारी 108 है और 68 टर्म जो है हमारी 126 है, और सम ऑफ एन टर्म्स था हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसके अलावा a/2 2a प्लस n-1 इंटू 2d रेगुलर फार्मूला है ही। तो अब जब आप ऐसा करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 234 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई 234 इज 1170। तो आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट पार्ट का ए का 21A का वो 1170 हो गया। पता चला ना कैसे, हमने पहले इस AP से 68 टर्म की वैल्यू निकाली जो कि 126 है, 51 टर्म की निकाली क्योंकि लास्ट 10 टर्म पूछा। तो ये तो जो नया AP बना हमारा, नया AP वो 108 से 126 पे खत्म हो रहा है विद कॉमन डिफरेंस 2। तो हमें लास्ट 10 टर्म लेना था, तो हमने जो 50th टर्म था 108 प्लस 126 इंटू 10/2 किया, जिससे हमारा रिजल्ट 1170 आ गया। तो पहला पार्ट तो ऐसे कंप्लीट हो गया, यानी 21A हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम 21A के बाद 21B देखें तो देखो उन्होंने क्या पूछा है हमसे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20 एंड लास्ट टर्म हमें यहाँ पे 230 दे रखा है। मिडिल टर्म पूछा है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है 230 जो कि an की वैल्यू हो गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पे यहाँ 6 है प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारे पास यहाँ पे
7 है। बच्चों देखो a फर्स्ट टर्म 6, 13 माइनस 6 करेंगे 7, डी की वैल्यू है, n हमें पता नहीं है, 230 हमने लास्ट टर्म लिया। अगर ऐसा करेंगे तो 230 माइनस 6 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। दैट इज 224 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 3 जा 21, 7 2 जा n इक्वल्स टू 32 प्लस 1 इज 33। एंड क्योंकि हमें पता चल गया नंबर ऑफ टर्म 33 है जो कि ऑड है, क्या है, ऑड वैल्यू है, ऑड है, तो मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑड के केस में होगा 33 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 17 टर्म। अब 17 टर्म अगर हम इस वाले एपी के लिए निकालें तो क्या होगा, ए 17 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई डी यहाँ पे है 7, 6 प्लस 102 108 इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी जो हमारा टर्म 118, सॉरी बच्चों कैलकुलेशन एरर, 118 इज अवर रिक्वायर्ड टर्म। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 21 बी कंप्लीट होता है। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप था, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है, ध्यान रखिएगा ऐसे इंटरनल चॉइस में मुझे आपको दोनों दिखाना था क्योंकि सैंपल पेपर में तो करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। बच्चों पता है ना साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये साइन 90 की वैल्यू है, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, दैट इज a प्लस बी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो गई। पहला a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और दूसरा आपको दे रखा था cos a माइनस बी, cos a माइनस बी जो है इसे इक्वेशन 1 मान लिया हमने, b जो है √3/2 और cos √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है, sin 60 cos 30 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि जो cos है a माइनस बी वो cos 30 डिग्री के बराबर हुआ। इससे हमें जो दूसरी इक्वेशन मिली a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 2 क्लियर है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, b से b कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2a बराबर 90 प्लस 30 120 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज 60 डिग्री, और किसी भी एक इक्वेशन रख दें तो b की भी वैल्यू एज ऑफ कोर्स 30 डिग्री हो गई क्योंकि a प्लस बी कितना था। इस तरह से आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया कि a प्लस बी 90 है, a माइनस बी 30 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पर करना ऐसे है बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चेक करें, इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड DEF, ABC और DEF नाम के दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, और ये कह रखा है कि ABC और DEF जो है सिमिलर ट्राइंगल है। प्रूफ करना है हमें AB अपॉन DE, ये तो गिवन है, AP अपॉन DQ जो कि मीडियन है उसके बराबर होगा। बेटा मीडियन लाइन कौन सी होती है, मीडियन लाइन का मतलब है कि जब AP अगर मीडियन है तो वो BC लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि P जो है BC पे मिड पॉइंट है। इसी तरीके से DQ मिड पॉइंट है, तो D और F को जो Q है DP और DQ वो EQ और QF दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसे मीडियन कहा गया। अब क्योंकि हमें कहा गया कि ABC और DEF दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर ये बोला गया है, यहाँ पे तो कुछ मिसप्रिंट हो रहा है तो मैं कर ही देता हूँ कि AB अपॉन DE बराबर लिया है BC अपॉन EF, ठीक है। इसका मतलब है कि BC अपॉन EF है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2BP अपॉन 2EQ, AB अपॉन DE, हाँ या नहीं, क्योंकि हमें पता है BP इज हाफ ऑफ BC और EQ इज हाफ ऑफ EF, ठीक है। तो इस वजह से हमने ऐसा किया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब है कि हमें मिल गया कि AB
अपॉन डी ई का जो रेशियो है वो बी पी अपॉन ई क्यू के रेशियो के बराबर होगा। एक इक्वेशन ये हो गई। अब अगर हम ट्राइंगल ले लें ए बी पी और डी ई एफ इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू, अगर ए बी पी और डी ई क्यू ट्राइंगल अगर हम ले लेते हैं तो उस केस में एक तो हमें ये वाली बात मिल गई पूरी, यानी दो साइड पिक हो गया, प्लस एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा। क्यों होगा? सिमिलर ट्राइंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्राइंगल में इक्वल होते हैं, इसलिए इसका मतलब जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो गए? ट्राइंगल ए बी पी जो है इससे सिमिलर प्रूफ हो जाएगा डी ई क्यू से। ए बी पी सिमिलर होगा, कौन सा क्राइटेरिया हो गया? दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। और जब आपने ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड एपी जो है, ठीक है, अपॉन डी क्यू जो है उनका रेशियो भी ए बी और डी ई के रेशियो के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सीपीएसटी, ठीक है। प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 है अ हॉर्स अ काउ अ गॉट अ टायर्ड, और ये भी इंटरनल चॉइस के साथ है, बोर्ड में आपको सिर्फ एक ही करना होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। अ हॉर्स अ काउ एंड अ गॉट अ टायर्ड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर एंड कॉर्नर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अगर हम एक ए बी सी कॉर्नर ले लें, क्योंकि ट्राइंगल दे रखा है आगे मेंशन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रखा है पहले से, तो ए बी और सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ग्रेसी ट्रायंगुलर फील्ड एबीसी, साइड है 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, ये तीनों साइड दे रखे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि जो हमारे पशु हैं, मतलब 14 मीटर का ये हो गया हमारा हॉर्स है, ये भी 14 है, काव है, और ये भी 14 है, गॉट है, ठीक है। हॉर्स, काव और गॉट, ठीक है। अब ये दे रखा है, उन्होंने पूछा है कि बताइए कितना घास खाएंगे। डेफिनेटली जब एक रस्सी से यानी रोप से कोई गाय घोड़ा बंधा है तो वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, वो मूव कैसे करेगा? कुछ ऐसे करेगा, ऐसे ही जो गॉट है वो भी ऐसे मूव करेगी और हॉर्स भी ऐसे ही मूव करेगा, यानी वो इतने एरिया को ग्रेज कर सकते हैं जितने में वो बंधे हुए हैं। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये भी 14 होगा, 14 होगा, 14, 14, क्योंकि जो रोप है वो तो इतना ही है ना। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमें एरिया ऑफ अगर देखा जाए तो ये सेक्टर बन रहा है, रेडियस, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है, कुल मिला के 3 सेक्टर बन रहे हैं जिनकी जो रेडियस है वो सेम है 14 मीटर, 14 मीटर। और जो एंगल है, हमें एंगल नहीं पता, तो अगर हम थीटा 1 मान लें तो पहला जो है हॉर्स वाला मान लेते हैं, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर। ऐसे दूसरे के अगर एंगल थीटा 2 मान लें 360, तभी तो पाई 14 का स्क्वायर ही बनेगा काउ के केस में भी, और थीटा 3 360 14 का स्क्वायर ही बनेगा गॉड के केस में। यही हमारा बना, क्लियर है। अब अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन 360 तो कॉमन बन रहा है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 क्या है? वो एंगल है जो यहाँ बन रहे हैं, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ ट्राइंगल है, इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो 180 से किया तो बाय 2 आ गया, वैल्यू पुट कर दी तो पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14/2, इसे काटेंगे 7 2 जा 2 से 2 कैंसिल, तो 14 इंटू 22 इज 308 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज्ड बाय द 3 डोमेस्टिक एनिमल्स। ये हमारे पास आ गया पहले का कि ये मैक्सिमम जो गॉट, काउ और जो हॉर्स है वो इतना एरिया ग्रेज कर सकते हैं इस पार्क में, 308 मीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी हमें पाई को रिटेन करना है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, of a circle with radius 5 centimeter formed by a chord subtending an angle 90 centimeter at the center. देखिए, अगर आपको ये वाला सवाल करना है तो जरा पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में बनाते हैं एक कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या बना रहा है, ये एक 90 बना रहा है, ठीक है। रेडियस तो सेम ही होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हमसे पूछा क्या है, ये वाला एरिया पूछा है, सॉरी हाँ सेक्टर ही पूछा है ना, मेजर सेगमेंट पूछा है, दैट मींस कि ये सारा पूछा है, ये वाला जितना भी एरिया है। अब ये एरिया क्या होगा भाई, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर निकालिए, उसमें से ये वाला एरिया घटा दीजिए, ये वाला एरिया क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस जो एरिया ऑफ सर्कल। अब ये क्या है 1/2 5 इंटू 5, या ये कहेंगे r इंटू आर होगा, इंटू आर। क्यों होगा बच्चों, समझ में आया कुछ? रिक्वायर्ड एरिया। देखते हैं सवाल ने क्या कहा। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल बनाया, ये हो गया रेडियस इसका 5। जो हमारा कॉर्ड है ये रहा, सपोज हम इसे ए और बी मान लेते हैं, तो ए बी कॉर्ड जो है ये 90 बना रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दूसरा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गया कि उसके दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स हाइपोटेनस को छोड़ के, दो बाकी के जो दो साइड है वो क्या है 5 और 5 में, जो कि रेडियस है, ठीक। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, ओ ए बी सेक्टर की अगर हम पूरे की बात करें, तो वो क्या बनेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के, ठीक। अब क्योंकि उन्होंने एरिया मेजर सेगमेंट पूछा है, दैट मींस कि ये सारा पूछा है इंक्लूडिंग ट्राइंगल का एरिया, सिर्फ इसको हटा दे, ठीक है, कुछ ऐसा ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या आएगा पाई आर स्क्वायर जो टोटल एरिया है। अब अगर हम वैल्यू पुट अप कर दें तो पाई को बचाना ही है, इन्होंने कहा आर स्क्वायर का मतलब है 25 पाई, ठीक है, आर की वैल्यू 5 है। अब इसका 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई, और अगर हम वैल्यू पुट करना शुरू कर दें बच्चों तो कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा पाई आर स्क्वायर का मतलब है 25, आर की वैल्यू 5 है बच्चों, तो 5 5 है 25 पाई माइनस, अब ब्रैकेट में जाते हैं, यहाँ पे क्या है पाई को रखना है 25 रहेगा, बाई क्या बनेगा थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90/360 इज 4, ठीक है। माइनस का साइन लिया, यहाँ पे भी 25/2 ही आएगा, ठीक है। अब खोल देते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि और तो कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, तो ये हो गया 25 पाई माइनस 25/4 माइनस 25/2, ठीक है। इसको नहीं करते, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 75, ये हो गया आपका 50 पाई, एलसीएम ले लिया 100 माइनस 25 इज 75, 100 माइनस 25 इज 75 पाई बाय 4 माइनस 25/2। अगर हम इसे 2 से कैंसिल करें तो नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा भाई, यही आंसर आपके पास आ गया, ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया बच्चों, एरिया ऑफ मेजर, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Find the area of major segment of a circle with radius 5 formed by a chord subtending an angle of 90 degree at the center। हमने एक chord AB ले लिया, 90 बना रहा है, O पे रेडियस है, ये रहा। सेगमेंट का मतलब है कि आपको सिर्फ AB वाला जो सेगमेंट है घटा दीजिए, बाकी आएगा। तो बाकी एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल माइनस। अब अगर हमें ये एरिया निकालना है तो हमने क्या कहा था, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, AOAB, ये होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के बराबर पूरे सेक्टर का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर इंटू आर, 5 इंटू 5 है। वैल्यू पुट करिए आपने, 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 अपॉन 360 इज 1/4, दैट इज 25, आर स्क्वायर 25 पाई बाय 4 है, माइनस हो गया यहाँ पे 25/2,
और एरिया ऑफ सर्कल हो गया 25/π। तो बस यहाँ सिर्फ इन दोनों टर्म में आपने एलसीएम ले लिया, 75π/4 है तो बस, और माइनस पाई 25/2। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ पेपर में एक करना होता है, इंटरनल चॉइस में, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक आपके पास जो ट्राइंगल बना रखा है उन्होंने, ठीक है, और एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे करेगा, और ये रहा सर्कल है। तो देखें कुछ ऐसा ये फिगर आउट कर रहा है, ठीक है। बाकी और एक ये 4 4 4 यहाँ देखा रखिएगा। इन्होंने ये कहा कि एक एबीसी है ट्राइंगल, एक सर्कल विद सेंटर ओ है जिसका सेंटीमीटर 4 है, यानी ओ एफ ओ ई और ओ डी की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर ईच है। नाउ सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर लेंथ ऑफ, अब इन्होंने बी डी की लेंथ, मैं थोड़ा सा दो डायग्राम दे रखा है उसी से मैच कर देता हूँ। ये जो हो गया आपका, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, ये डी पॉइंट है। तो बी डी की लेंथ है 10 और जो 8 सेंटीमीटर है किसकी वैल्यू, डी सी की 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ एफ भी है और ई भी है। बच्चे जरा देखो, अगर ध्यान से देखें तो सर्कल एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है, यानी डी क्या है, डी एफ और ई जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको एरिया ट्राइंगल एबीसी भी दे रखा है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी जो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर भी गिवन है। अब जरा देखें तो इस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास 3 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल के बारे में और भी बताना है बच्चों आपको। ये एरिया को होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो किसी भी एरिया और ट्राइंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर इनटू बेस के बराबर होता है, यानी 1/2 प्रेप परपेंडिकुलर इनटू बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब इस वाले फिगर में अगर देखें तो आपको 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक मिल रहा है ए डी, ओ सॉरी, एक मिल रहा है आपको, हाँ, ए ओ सी विद ओ एफ क्या हो गया इसका, परपेंडिकुलर हो गया। एक मिल रहा है आपको बी ओ सी परपेंडिकुलर ओ डी है। एक ट्राइंगल है बी ओ ए परपेंडिकुलर ओ ई है। इस तरीके से अगर टोटल हम देखें ट्राइंगल तो 3 सब ट्राइंगल्स में बटा हुआ है, ए ओ सी, बी ओ सी और बी ओ ए, ये 3 ट्राइंगल हैं। अब इन 3 ट्राइंगल के लिए क्योंकि हमें बी डी दे रखा है, हमें पता है ना एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट मिलता है, क्योंकि डी एफ और ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसे हम x मान लें तो हमारा काम हो जाएगा। जो भी साइड हमसे पूछी है इन्होंने, ए भी पूछी ना, आसानी से हम निकाल सकते हैं 8 + x करके। अब कुल मिला के हमने यही किया कि बी डी देखो इस ट्राइंगल के हिसाब से, जो बी डी है और जो बी है 10 सेंटीमीटर, सी डी और सी एफ भी 8 सेंटीमीटर और ए एफ और ये x माना। अब एरिया जो ट्राइंगल है ए बी सी वो इन 3 ट्राइंगलों के बराबर होगा। अब तीनों में क्या है, रेडियस आ रहा है बेटा, रेडियस 4 है और ये लेंथ तो हमें मिल ही जाएगी। देखो अगर देखा जाए तो 8 10 18 बी सी की हो गई। अगर हम इस वाले के लिए ट्राइंगल बी ओ सी में जाएंगे तो बी सी 18 और ये आ गया, इसमें 8 + x और यहाँ पे 10 + x आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन में आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे हो रही है आपके सामने। ये रहा ट्राइंगल एबीसी बराबर एरिया ट्राइंगल एओसी, जो कि हाफ आर इंटू ए सी, हाफ बीओसी में भी आर इंटू बी सी, हाफ आर इंटू ए बी। अगर देखें तो आर और हाफ तो कॉमन है, इन्होंने निकाल दिया। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, x + 8, x + 8 ये वाला। ऐसे ही बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 और 10 18, ठीक है। और x + 10, यहाँ x + 10 है आपकी ए बी की वैल्यू, पुट कर दिया हमने। 8 18 26 36, 36 की मल्टीप्लाई 4 में हुई 144 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे देखो ये 2 था, इधर करेंगे तो 45 आ जाएगा, उसमें से 36 चला गया तो 9 बचेगा।
और x 2 बार है, 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर का आपका जो x की वैल्यू होगी, इसलिए f की 4.5 प्लस 10 AB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, हो गई 14.5 और AC की वैल्यू हो गई 12.5। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट हुआ है 25। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सेक्शन सी यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, 31 तक जाएंगे। आपने 25 क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। इन फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश है टू पैरेलल टेंजेंट, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है। कुछ ऐसा है, देख लीजिए। मैं एक सर्कल है, एक टेंजेंट बना दिया इन्होंने एक्स और वाई, एक और टेंजेंट खींच दिया एक्स डैश और एक वाई डैश, और भी टेंजेंट है इसमें, वो है ए बी। कुछ ऐसा, ये बी भी टेंजेंट है और ये ए भी टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी डायमीटर है ओ पी और क्यू। ठीक है, इसे जोड़ा ऐसे और एक सी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया बच्चों, 90 और 90 बनेगा। क्या कहा है इन्होंने, फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, पैरेलल हैं यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं ये दोनों, और सेंटर सर्कल का सेंटर है 0। एक टेंजेंट ए बी और है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। इसका मतलब एंगल ओ सी बी और एंगल ओ सी ए जो है वो 90 होगा, कंफर्म है। और एक्स वाई एट, हाँ ये है, प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो है वो एक 90 होगा, हमें इसे 90 प्रूफ करना है। 90 प्रूफ करने के लिए हमने क्या टारगेट करना है, पी ओ सी क्यू, हमारी एक लाइन है, एंगल पी ओ क्यू जो है वो 180 है बच्चों, डायमीटर दिख रहा है साफ। ठीक है, अब जरा देखिए, चूंकि पी ए और ए सी लेंथ इक्वल होगी, पी ए बराबर ए सी लेंथ इक्वल होगी, ऐसे ही पीओ कॉमन है, पीओ कॉमन है। ठीक है, और एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ बराबर है एंगल मेरे ख्याल गड़बड़ दी, हमें लेता, हाँ एंगल ए पी ओ के। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राइंगल, हमने लिया ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ को, ए पी ओ और ए सी ओ अगर हम ट्राइंगल को लें तो हम देखेंगे पी ए बराबर ए सी है, टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो ये लेंथ इक्वल होगी। एंगल ए सी ओ और एंगल ए पी ओ क्यू बराबर होंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो 90 बनता है। इसके अलावा ए ओ जो है दोनों में कॉमन है, मैंने पी ओ लिख दिया सॉरी, ये ए ओ है, क्या है ए ओ कॉमन है। अब क्योंकि ये कॉमन है इसका मतलब है कि हमारे जो ट्राइंगल हैं एपीओ, ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है ए सी ओ के, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी है कि जो एंगल है आपके पास ए ओ पी, एंगल ए ओ पी वो बराबर होगा ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के, सीपीसीटी यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये मिल गया आपको बच्चों। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ट्राइंगल लेंगे बी क्यू ओ और बी सी ओ तो आप प्रूफ कर देंगे कि जो एंगल है बी क्यू ओ और जो बी ओ क्यू है, एंगल बी ओ क्यू बराबर होगा एंगल जो बी ओ सी के, एंगल
BOC के, ये दो बातें आपके पास प्रूफ हो जाएंगी। और जैसे ही आप प्रूव कर पाएंगे आप देखेंगे कि भाई एंगल POQ क्या है, 180 है, स्ट्रेट लाइन है, बराबर एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ 180 होगा नेक्स्ट स्टेप में। और अगर ऐसा है तो टू एंगल AOC प्लस टू एंगल BOC, क्योंकि ये दो हमने प्रूफ कर चुके हैं, वो क्या होंगे 180 होंगे, और 2 से आएगा तो ये 90 प्रूफ हो जाएगा। एंगल AOC प्लस BOC बराबर 90, या कहेंगे एंगल AOB हमारा 90 प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सॉल्यूशन देखना चाहें तो देख लीजिए, ये नीचे भी हो रखा है, ये तो मैंने ऐसे कहा है, ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। देखो, एक वर्कशॉप में टीचर आए अलग अलग विषयों के, हिंदी, इंग्लिश और साइंस के 36, 60 और 84, 36, 60 और 84 नंबर ऑफ टीचर्स थे। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being the same subject. हमें बताइए कुल कितने कमरों की जरूरत होगी अगर हमें केवल जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं हर कमरे में एक समान रूप से ही रखने हैं, तो कितने कमरे टोटल चाहिए। तो सबसे पहले SCF निकाला। बच्चों एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि बच्चा सिर्फ इनका SCF निकाल देता है, 36, 60 और 84 का। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको SCF निकाल देता हूँ। ये कितना होगा, 12 3 जा 36, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 3 9 6 36। ठीक है, ऐसे 60 था, 12 5 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 5 जा 60, that is 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1 and 84। 12 7 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 and 7 जा, that is 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1 7। तो जो SCF है वो केवल कॉमन आता है हमारा इन तीनों नंबर का, 36 60 और 84 का। ये होगा 2 की पावर 2 तीनों में है और 3 की पावर 1, दैट इज 12। इस तरीके से हमें 12 आया। लेकिन बच्चों 90% बच्चा यही मिस्टेक करता है इस सवाल में कि वो SCF निकाल के सोचता है कि वो रिजल्ट आ गया। नहीं, अब उन्होंने पूछा कि सभी कमरों में बराबर संख्या में टीचर होने चाहिए। तो जो SCF है उसे हमने क्या किया, जो 36 टीचर थे, टोटल रूम कितने चाहिए हमें, क्योंकि सभी रूम में सेम सब्जेक्ट के सेम नंबर ऑफ टीचर ही होने चाहिए। तो जरा देखो कि जो 36 टीचर है उनका 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टीचर जो है हमारे इंग्लिश के, यानी इंग्लिश के टीचर्स को टोटल, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 12-12 ही टीचर होने चाहिए। ठीक है, तो उनको 3 कमरों में रखा जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 12 इज 3। ऐसे ही जो हिंदी के टीचर हैं 60/12 इज 5 रूम्स रिक्वायर्ड फॉर देम, एंड जो इंग्लिश के टीचर हैं 84/12 इज 7। टोटल 5 + 3 8 + 7 इज 15। टोटल 15 रूम्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हर रूम में 12 सब्जेक्ट टीचर रहेंगे। ये क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं 27 के बाद 28 क्वेश्चन की ओर। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 1 + 2√2x + √2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करता हूँ, ax² + bx + c = 0 अगर हमारा है तो x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट है b और कांस्टेंट टर्म है c। तो जो रिलेशनशिप है वो अगर हमारे अल्फा और बीटा हैं तो a अल्फा + बीटा - b/a होना चाहिए रिलेशनशिप, और अल्फा × बीटा जो रिलेशनशिप है वो c/a होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें यहाँ इक्वेशन दे रखी है 2x² - 1 + 2√2x, थोड़ा इजी कर रखा है उन्होंने हमारे लिए, + √2।
अगर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो ये क्या आएगा 2x² माइनस 1x दैट इज सिंपली x माइनस 2√2x प्लस √2। फॉर 0 वी नीड 0, तो इक्वल टू 0 को कि लेट या फॉर 0 ऑफ द इक्वेशन वी हैव 2x² माइनस दिस प्लस √2 इक्वल्स टू 0 से अगर हम करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा। अगर दोनों टर्म में देखें x कॉमन है तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1। तो बच्चों 2x माइनस 1 अगर आप दोबारा लिखें तो यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिया गया और √2 कॉमन लिया गया। कैसे पता? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्लस है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइड है तो माइनस, और √2 को 1 से डिवाइड करेंगे √2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है आप ये दो स्टेप बने, एक तो 2x माइनस 1 बना और एक बना x यहाँ से और माइनस का √2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू या तो 1/2 है, यानी 1 0 हमारे पे 1/2 हो गया, -1 राइट साइड में जाएगा तो +1/2 और ये √2 हो गया। इस तरह से आपके पास x के दो जीरोस आ गए, 1/2 और √2। पहला पार्ट क्लियर है। अब अगर हम सम ऑफ जीरोस पे जाएं तो सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा? सम ऑफ जीरोस देखिए ये है 1/2 प्लस √2 दैट इज 2 तो चाहिए ही था हमें, ये है 1 प्लस √2। अब लेकिन हमें तो चाहिए था माइनस b अपॉन a, तो इसका मतलब है माइनस की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगाऊं और माइनस का साइन लगा के 1 प्लस √2 ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है? क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर ये b है तो मैं इसे माइनस इंटू माइनस b कर सकता हूं ना, और b की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस √2 है, 2√2 है। ठीक है, कुछ भी गलत हो क्या नहीं, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, यहाँ पे गलत हो गई बच्चों, जब मैं यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2√2 बनेगा, ये था थोड़ा सा मुझे रुकने की वजह, जब मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो ठीक है, तो ये कायदे से माइनस b अपॉन a बन गया। क्लियर है? सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो ये होगा 1/2 इंटू, अगर प्रोडक्ट देखें तो ये तो क्या बन गया, सिंपली है 1/2 मल्टीप्लाई √2, सिंपली देखें तो √2 अपॉन 2, √2 किसकी वैल्यू है? c की और a की है। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ रहा है? बढ़ रहे हैं आगे। अगला था इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √3 प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1। करें, अगर आप पे sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें बच्चों तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। यहां से √3 का स्क्वायर हमारा 3 आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर आ गया 3। 1 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, और इससे 2 डिवाइड हो गया तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, क्योंकि 2 डिवाइड कर देगा बच्चों। 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, उधर 2 बचा, 2 डिवाइड कर देगा 1 बचेगा। अगर ये ले लें, अब आपके पास क्या था? tan थीटा प्लस cot थीटा को प्रूफ करना है कि 1 होगा, तो tan थीटा को आप क्या ले सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका मतलब आप अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ बनेगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे बनेगा sin थीटा cos थीटा, है ना? अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, और यहाँ sin थीटा cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन से ये वाली आपने क्या ली थी? 1, दैट इज 1, हेंस प्रूफ। आपका क्वेश्चन इस तरह से प्रूफ हो गया। सॉल्यूशन में यहाँ दे भी रखा है, √3 है,
इससे हमें साइन थीटा कॉस थीटा 1 लगे, तो जैसे ही आप टेन थीटा प्लस कॉस थीटा करेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगला है कॉस ए माइनस साइन ए। इसको करने की कोशिश करते हैं। ये इंटरनल चॉइस है, इसका मतलब सिर्फ आपको एक ही करना है बोर्ड में। तो मैं तो दोनों करा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है कि मैं आप दोनों को कराऊं सारे जो सॉल्यूशन है कम से कम इस सैंपल पेपर में। तो अगला है हमारे पास cos A प्लस cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ये cosec A और cot A के बराबर होगा। ऐसा करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, हमने इन दो टर्म को एक माना, तो A माइनस बी हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म की मल्टीप्लाई cos A प्लस साइन A प्लस 1 से कर रहे हैं, यानी कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। cos A प्लस साइन A प्लस 1 से जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप इसे एक टर्म मान के चले। जब आप ऐसा करते हैं तो जरा देखिए क्या आएगा, यहां से आएगा cos A माइनस साइन A, cos A प्लस साइन A, यानी cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बन गया। पता है ना, जब हम इन दोनों की इसके साथ सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर A माइनस साइन, क्योंकि cos A माइनस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A की फॉर्म में आ गया, तो हम इसे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A कर सकते हैं। फिर 1 के साथ जब जाएगी तो क्या आएगा, सिंपली cos A सिंपली साइन A, फिर ये 1 इनके साथ जाएगा तो फिर से cos A माइनस का साइन A, और 1 1 से जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ये cos A प्लस साइन A की cos A प्लस साइन A से हुई, तो ये क्या हो जाएगा, cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A cos A। ठीक है, ये जब इसके साथ गया फिर वही माइनस cos A, क्योंकि माइनस 1 से जा रहा है, माइनस का साइन A, फिर 1 की मल्टीप्लाई हुई तो प्लस का cos A प्लस का साइन A, और फिर 1 की माइनस 1 में हुई तो 1 से में क्या हुआ, हमने क्या किया, जो हमें टर्म दे रखा था cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 को हमने डिनोमिनेटर में देखिए हमने इसे एक माना, बच्चों अंडरलाइन इसलिए किया, cos A प्लस साइन A प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब आपने ऐसा किया तो आपको कुछ ऐसा मिला, cos A प्लस साइन A मल्टीप्लाई cos A माइनस साइन A, दैट इज cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, A प्लस बी A माइनस बी के फार्मूले से। फिर जब आपने 1 में किया तो cos A प्लस साइन A, फिर 1 की मल्टीप्लाई cos A माइनस साइन में करेंगे तो सिंपली cos A माइनस साइन A, और 1 की 1 में करेंगे तो प्लस 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जब आपने किया तो cos A प्लस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A, तो ये क्या हो गया, cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर बना, क्या बन गया, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A cos A। फिर जब आपने cos A साइन A की माइनस 1 में करी तो माइनस cos A माइनस साइन A, 1 की करी तो प्लस cos A प्लस साइन A, और फिर माइनस 1। अब देखिए क्या कट रहा है, उसे काटिए। यहाँ पे देखें तो माइनस साइन A है और यहाँ पे प्लस साइन A, कैंसिल हो गया। जबकि नीचे की तरफ देखेंगे तो माइनस cos A प्लस cos A माइनस साइन A प्लस साइन A। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमें cosec बचाना है, तो हम यहाँ पे ऊपर तो ज्यादा कुछ नहीं रहा, cos स्क्वायर है, हम इस साइन को cos स्क्वायर A में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है cosec कर रहे हैं, cos को ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया, हम इसकी जगह ले रहे हैं, cos स्क्वायर A की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन स्क्वायर A तो है ही, और cos A प्लस cos A इज 2 cos A, और लास्ट में एक 1 है आपको दिख रहा है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2 साइन A cos A, और माइनस का 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक, ऊपर है देखें क्या बनता जा रहा है, ऊपर बन रहा है 1 प्लस 1 2 माइनस 2
साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए। अगर हम देखें तो सब में से 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बचेगा, यहाँ साइन ए और इंटू, नीचे मैंने गलत लगा दिया, इंटू कॉस ए बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपली कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसे कॉस स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि हमें आंसर मिलाने का टाइम आ गया है। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, इन दोनों की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस, सॉरी 2 तो बचा ही नहीं बच्चों क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था। प्लस कॉस ए। ठीक है, इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे कॉस स्क्वायर है और इससे क्या आया, सिंपली आपके पास कॉस ए आ गया प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए और कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अगर सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आप पे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस यहां से क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। इस तरह से आपका जो ये सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए जो कि कॉट ए होता है, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, 1 अपॉन साइन ए नेक्स्ट में। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है अभी चल रहा है वो कौन सा है, 29, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन अ पर्टिकुलर डे, क्वेश्चन नंबर 30, ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि and Unnati could not decide on who would get to drive the car. They had 1 coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon. If Vidhi gets 2 heads in a row, she would drive the car. If Unnati gets a head immediately followed by a tail, she would drive the car. Who has the greater probability to drive the car that day? Justify your answer. इन्होंने कहा कि उन्नति और विधि 2 बच्चियां थी जो गाड़ी ये तय नहीं कर पा रही थी कि आज गाड़ी कौन ड्राइव करेगा, दोनों का मन था गाड़ी ड्राइव करने का। तो उन्होंने क्या किया, एक सिक्का लिया और सिक्के से तय किया कि हम 3-3 बार सिक्के को उछालेंगे। अब एक सिक्के में 2 फेज होते हैं, हेड और टेल। 3 बार उछाला तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 8, 2 raised to the power 3 that is 8। अब उन्होंने कहा कि कार किस तरीके से चलाई जाएगी। विधि अगर 2 लगातार हेड आ जाए तो विधि को कार चलाने का मौका मिलेगा। अगर तुरंत हेड के बाद अगर मतलब यदि उन्नति ड्रॉ करती हैं, अपने कॉइन को टॉस करती हैं और हेड के तुरंत बाद अगली जो टॉस है वो टेल आ जाए तो उन्हें कार चलाने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा चांसेस किसके पास है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस तरीके के टॉस ऑफ द कॉइन में, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना होता है, क्योंकि देखो एक कॉइन पे होता है हेड और टेल, टोटल 2 फेस हैं। फेस कितने हैं हमारे पे, 2 फेसेस हैं, और कितनी बार उछाला गया, 3 टाइम। इसका मतलब 8 कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास बनेंगे आउटकम्स के। ये कैसे बनाते हैं इसे समझिए। 8 तो अगर हम 4 बार हेड लिखें, ठीक है, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी जो है विधि ड्राइव्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8। विधि कब चलाएंगे कार, जब एग्जैक्टली 2 हेड आएंगे। 2 हेड कहाँ आ रहे हैं, एक तो ये रहा, ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन है।
यानी फेवरेबल आउटकम विधि के केस में कितने हैं? 3 है प्रोबेबिलिटी 3/8। लेकिन अगर उन्नति की देखें, उन्नति टोटल आउटकम्स इनके लिए भी 8 होंगे, कौन को 30 बन गया। लेकिन ये कब चलाएंगे? हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल। अगर हेड के तुरंत बाद टेल आता है, हेड के तुरंत बाद टेल, एक तो ये वाला भी है, ये रहा सेकंड एटम हेड फिर टेल, एक हेड के बाद टेल, 2 हेड के बाद टेल, 3 और हेड के बाद टेल 4। यानी इनके पास 4 आउट ऑफ 3, ठीक है, 1/2। सिंस 1/2 is a greater number than 3/8, तो क्लियरली जो उन्नति हैं उनके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कार चलाने का मौका उन्हें मिलेगा इस सिचुएशन में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ये भी 2 पार्ट में इंटरनल चॉइस है और बार बार जरूर देखिए करो। मैं इसलिए दोनों करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। आपको बोर्ड में सिर्फ एक ही इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन करना है, जो भी आपको लगता है कि आप बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो हम इसका 31 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बवन आर इन द रेशियो 3/4 and their monthly expenditures are in 5/7. If each saves 15,000 per month, find their monthly incomes. इन्होंने कहा कि एक जो आर्यन है और बबन है, जो ए पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें इनका जो रेशियो है, तो हम अगर मान लें लेट इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन आर, जो रेशियो है बच्चों उसी हिसाब से होना है 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने आर्यन की इनकम को 3x माना और बबन की इनकम को 4x माना। सिमिलरली एक्सपेंडिचर है, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन एंड बबन आर, क्योंकि ये भी रेशियो है 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। तो अब जरा देखें, आपको पता है ना इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटाएं तो हमारी सेविंग आती है। क्लियर है? अब यहां कह रहे हैं कि दोनों ही जो हैं आर्यन और जो बबन है 15,000 रुपये बचाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें 4, अगर हम देखें आर्यन, तो हमारा क्या बन रहा है कि 3x जो उसकी इनकम है उसमें से उसने खर्च कर दिया 5x और 5y, मैंने गलती से x लिख दिया बच्चों, हमें y लेना था। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन ही है, तो ये बनेगा 5y एंड 7y। तो 3x जो कि इनकम है में से अगर 5y करें तो इनको 15,000 बचते हैं। ये पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन है जो 4 है बबन, बबन के केस में कितना है कि वो इनकम करता है 4x और खर्च करता है 7y, फिर भी वो 15,000 रुपये बचा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000 और 4x माइनस 7y 15,000 मिला। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको 2 में से एक तरीका करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। हम एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले y दोनों नेगेटिव हैं, दोनों हैं, तो इसका मतलब है इक्वेशनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो y है उसको टारगेट किया। तो अगर देखा जाए तो 5 और 7 का एलसीएम जो है बच्चों 35 आता है। यानी इक्वेशन 1 में अगर हम कर दें परफॉर्मिंग 7 इक्वेशन 1 माइनस क्यों किया, दोनों के सेम साइन है। अगर अपोजिट साइन हो तो प्लस करके कैंसिल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, -5 इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में हमने 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। तो जब आप इक्वेशन 1 में करेंगे तो ये क्या, -35 और माइनस +35, y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y को करते ही नहीं। चलिए 7 5 21x
ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 3 में हुई, 7 3 जा 21x इक्वेशन बनता, माइनस 5 4 जा 20x इक्वल टू 7 15 जा 3 105,000 माइनस 5 से करें तो 75,000, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 15 7 जा 105 और 000 माइनस 15 5 जा 75 000। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 30,000। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यू 30,000 आ गई, हमसे क्या पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो x से ही हमारा काम चल जाएगा। तो मंथली इनकम कितनी है, सो आर्यन की इनकम ऑफ आर्यन कितना लिया था हमने, 3x लिया था, 3 इंटू 30,000 दैट इज रुपीज 90,000 जो है वो आर्यन कमा रहा है। इनकम ऑफ बबन ये कितना कमा रहा था, 4 था, 4 इंटू 30,000 दैट इज 1,20,000 जो है बबन कमा रहा है। इस तरीके से हमारे आर्यन की इनकम हो गई 90,000 और बबन की इनकम हो गई 1,20,000। तो ये हमारे रिजल्ट जो है अभी के लिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का था इंटरनल चॉइस वाला, वो था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो मैं इसे ग्राफ पे सॉल्यूशन है मेरे पास, उसी से दिखा देता हूँ। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड x एक्सिस। पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो बच्चों, जब ग्राफ बनाते हैं तो जीरो निकालते हैं। जैसे आपके पास था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, इसके पॉइंट देखो कैसे निकाले हैं उन्होंने। मैंने यहाँ लिया x और यहाँ लिया y। अगर आप x को इस इक्वेशन में 0 करेंगे y की वैल्यू 6 आएगी, y को 0 करेंगे x की वैल्यू 3 होगी। देखिए तो ये रहा x 3 0 और y यहाँ पे 6 से होकर जा रहा है ग्राफ पेपर पे। जबकि दूसरी हमारी जो इक्वेशन थी वो थी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 थी। अगर आप इसके लिए पॉइंट ढूंढेंगे तो x और y, जब आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे y माइनस 2 आएगा, y को 0 रखेंगे x की वैल्यू 1 आएगी, y माइनस 2 कुछ इस तरफ से जाएगा तो y की वैल्यू माइनस 2 कुछ यहाँ पे जाएगा, माइनस 2 पे ये लाइन खींचती है, यहाँ पे कटती है। अगर ग्राफ में दिख रहा होता माइनस 2 और x की वैल्यू 1, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट आपकी ये गई। ये दोनों पॉइंट देखें तो a 2 और 2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफिकली, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वो 2 2 है, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अब इन्होंने क्या पूछा, अगले सवाल इन्होंने पूछा था आपसे कि हाँ x एक्सिस और उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपका एरिया ए बी सी। सबसे पहले जब ग्राफ ने हमें काटा ए पे, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन। ग्राफिकली देखें तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 आई। ठीक है, अब क्योंकि हमसे एरिया पूछा है, ये रहा एरिया, हमारी लाइन सेम है, बेस 2 2 एंड 2। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, वो 2 स्क्वायर यूनिट्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1/2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा देखो सभी, ये ध्यान से देखें तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या था, हाफ, यानी जब तीनों साइड बराबर होती हैं तो हाफ 2 इंटू 2, क्योंकि ये भी 2 है। ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो 2 से 2 काटेंगे, आपके पास 2 स्क्वायर यूनिट आपका जो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्योंकि कंप्लीट हुआ तो हमारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है सी। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम सेक्शन डी को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल बीइंग एसटीके लर्न ट्रैवल लिव, आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सॉल्यूशंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।